Hello everyone, welcome to Topper's Notes. Today is 29th of April 2022 and we'll be covering the following articles. State of unemployment in India and the unemployed Indians. तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है इंडिया में उस पर एक आर्टिकल है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट की सारी डिमेंशंस को कवर किया गया है. अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, किस वजह से है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एड्रेस करने के लिए, तो इस पर एक आर्टिकल है. नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ रेन एंड रीजन, इट इज़ सो हॉट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया. तो अभी इंडिया जो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम हीट वेव. ठीक है, तो इस वजह से कि ये कितना हीट वेव क्यों है चल रही है, इतना गर्मी क्यों है, उसके अलावा रेन्स क्यों नहीं हो रही है, तो उस पर एक आर्टिकल है. नेक्स्ट इज इंडोनेशियाज पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन. बेसिकली इंडोनेशिया जो है वो खुद पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो वो अभी एक्सपोर्ट्स को बैन कर रहा है, रोक रहा है, क्योंकि उनकी उसकी खुद की कंट्री में इंडोनेशिया में शॉर्टेज चल रहा है पाम ऑयल का. हेल्थ केयर सिस्टम फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स. तो बच्चों के लिए और अडोलेसेंट्स के लिए हेल्थ केयर सिस्टम क्या कर रहा है, क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सब पर एक आर्टिकल है. नेक्स्ट, द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड नीड्स बेटर पब्लिक स्कूल. तो अभी जो पैंडमिक के बाद में स्कूल्स वापस रीओपन हुए हैं, तो क्या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरीके से पब्लिक स्कूल्स को एम्पावर किया जा सकता है कि जो ड्रॉप आउट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो कम से कम हो पाएँ बच्चों के, तो इस पर एक आर्टिकल है. नेक्स्ट, एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसकी क्या एफिशिएंसी है, इस पर एक आर्टिकल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This news is regarding state of unemployment in India and unemployed Indians. This would be important for GS3 subsections, Indian economy and issues related to growth, development and employment. Okay. सो रिसेंटली डेटा रिलीज हुई है फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा, जिन्होंने ये दिखाया है कि इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40% से भी नीचे जा चुका है, जो कि 2016 में 47% था. वो भी काफ़ी लो है अगर ग्लोबल लेवल पे अगर कंपेयर करें तो. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है, जो कि वर्किंग एज यानी कि 15 ईयर्स और ओल्डर हैं, वो घर पे बैठना पसंद कर रहे हैं, ना कि जॉब सीख कर रहे हैं. सो दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि इंडिया का जिस तरह का स्ट्रेचर है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी हद तक अच्छा नहीं होता है. सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात करें तो ये इसेंशली परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पीपल होता है जो जॉब सीख कर रहे हैं. ये एक्सक्लूड करता है उन लोगों को जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, जो जॉब को ले नहीं देख रहे हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं. ये उन मदर्स को भी एक्सक्लूड करता है जो एज ए हाउस वाइफ घर पे रहती हैं. सो इट रिप्रेजेंट डिमांड फॉर द जॉब इन एन इकोनॉमी. इसमें एक और टर्म आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही है कि नंबर ऑफ़ जो पीपल हैं जो जॉब चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो होंगे नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पीपल. उसका जो तो इसके जो नंबर्स हैं वो UER यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के थ्रू जारी किया जाता है. सो डेफिनेशन ऑफ लेबर आखिर है क्या, कि पार्टिसिपेशन कम हो रहे हैं और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है. अगर डेफिनेशन ऑफ लेबर की बात करें तो लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर ऑफ एज 15 ईयर्स और ओल्डर. अब इनमें वो लोग भी आते हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, और वो भी आते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं बट काम करना चाह रहे हैं और जॉब के लिए सीख कर रहे हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो डार्क ब्लू स्टिक्स हैं वो है LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, और ये जो लाइट ब्लू है ये है एम्प्लॉयमेंट रेट का. तो आप देख ही सकते हैं कि ये 40.4% है अब अभी की अगर बात करें एट प्रेजेंट सिनारियो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 37.4% है. सो जो
कुछ डेटास आ रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट रेट 11.6% को क्रॉस कर गई है, वो अब 7.3% के आसपास है ड्यू टू लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो जनरली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको एनालिसिस करके ही एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन को एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के केस में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो जबकि ना कि सिर्फ बहुत कम है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में भी बहुत कम है और स्टिल ये कम होता ही जा रहा है। अब इस तरह का जो पार्टिसिपेशन जब कम होता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो अराउंड 60% है और इंडिया का देखें तो वो 40% के आसपास गिर चुका है। ये जो डिक्लाइन है ये रिसेंट का ही नहीं है, ये पिछले 10 साल से लगातार होता रहा है, क्योंकि ये 2016 में 47% था और उससे पहले थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा था, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार गिर गिर के अब 40% के आसपास आ चुका है। सो इसकी अंडर रिपोर्टिंग भी होती है कई केसेस में। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे 100 लोग हैं जिनको जॉब की जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि जो पीपल हैं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि 15 ईयर्स और ओल्डर ये हैं, बट उनमें से सिर्फ अगर 60 ही जॉब सीख कर रहे हैं तो LFA यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की क्या होगा, 60% होगा। और अगर इन 60 पीपल में से 6 लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा 10%, यानी कि 60 का 10% होता है 6, तो 6 लोगों को अगर जॉब नहीं मिला है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई 10%। लेकिन इंडिया के केस में ये 40% के आसपास आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 40 पीपल जो हैं वो लुकिंग फॉर द जॉब या जो जॉब करना चाहते हैं, यानी कि अगर आउट ऑफ 100 बात करें तो सिर्फ 40 लोग ही जॉब सीख कर रहे हैं एट द टाइम इन इंडिया। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5% से भी नीचे आ गया है। ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी बेटर कर रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है। लेकिन जो सच्चाई है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, बिकॉज लोग जॉब सीख कर ही नहीं रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा जो हैं वो क्लियरली बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस को करेक्टली एसेस करना है तो उसके लिए जो सही वे होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट रेट को एसेस करना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मेज़र करता है टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयड पीपल है उसका परसेंटेज कितना है अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखें तो। इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जिनको जॉब मिल रही है, जिन लोगों को जॉब मिल रही है उनके नंबर्स काफ़ी शार्पली कम हैं। अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो इंडिया में लगभग 107.9 करोड़ लोग थे जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं, यानी कि लगभग 108 करोड़ के आसपास लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ लोगों के पास जॉब है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे सिर्फ 37.4% हो गया, जो कि काफ़ी कम है अगर ग्लोबली इसको कंपेयर करें तो। इस लो LFPR का ही रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लो लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि फीमेल वर्क फोर्स और उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा है हमेशा से इन इंडिया। ये एक बड़ा कारण है इसके कम होने का, क्योंकि अगर CMIE के डेटा जो दिसंबर 2021 का है उसको अगर देखें तो इंडिया में जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो करीब 67.4% था, वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो ओनली 9.4%। ऑब्वियसली ये काफ़ी हद तक एक तरह की ख़राब परफॉर्मेंस है अगर ओवरऑल बात करें तो, क्योंकि इंडिया का सिनारियो ऐसा है कि 10 अगर वर्किंग एज वुमेन हैं उनमें से सिर्फ एक ही हैं जो जॉब सीख कर रहे हैं।
ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ही है इंडिया में। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक के सोर्सेस से जो डेटा आए हैं उसका अगर उसको देखें तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में वो 25% के आसपास है। यहाँ 9.4% था जो कि CMIE के द्वारा आया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो आया है वो 25% के अराउंड बताता है। लेकिन ग्लोबल एवरेज देखें तो यहाँ भी ये 47% है। सो इंडिया इस केस में भी काफ़ी पीछे है, और अगर इस डाटा पर भरोसा करें तो भी काफ़ी पीछे है। सो वुमेन की जो लो पार्टिसिपेशन है उसका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रीज़न है वो वर्किंग कंडीशन है, सच एज लॉ एंड ऑर्डर, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वायलेंस जो होता है वुमेन्स के साथ, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स जैसे इक्वालिटी की बात आती है कि मेल को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, वुमेन को कम मिल रही है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो एडिक्वेट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वुमेन के लिए उसकी भी बहुत कमी है, उसके लिए भी क्वेश्चन उठते रहे हैं हमेशा से। तो ये भी एक कारण है वुमेन के पार्टिसिपेशन कम होने का। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये कितना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, आई मीन ग्लोबल डेटा को अगर कंपेयर करें इंडिया के पर्सपेक्ट में तो कि क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल इन दिस आर्टिकल। सो दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग वेरी लो लेवल ऑफ रेन एंड ऑलमोस्ट हॉट एवरीवेयर इन इंडिया। जैसे कि अभी जो चल रहा है वक्त अप्रैल का, तो ये जो हीट वेव्स अभी हम जो फील कर रहे हैं वो मार्च के टाइम से ही शुरू हो गया है। सो इसके बारे में है ये आर्टिकल, पर पहले देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शन इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनास, जिसमें से अर्थक्वेक, वॉल्केनोस ये सब आते हैं, तो ये हीट वेव्स भी उसमें से एक फैक्टर है। सो जो सीवियर हीट कंडीशंस है ये लगातार रिपोर्ट हुए हैं फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मार्च से ही इस साल शुरू हो गया है, यानी कि अर्ली समर आ गया है। क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अगर वेस्ट राजस्थान और विदर्भ की बात करें तो वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि यूजुअली मई के महीने में होती है। सो ये अर्ली समर काफ़ी हद तक अनयूजुअल है, क्योंकि इस टाइप की जो हीटिंग होती है वो हमेशा ही मई एंड जून के महीने में फील किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि अप्रैल ख़त्म होने से पहले ही अभी तक 4 हीट वेव्स आ चुकी हैं थ्रू आउट द कंट्री। और अगर डेज़ की बात करें तो लगभग 26 डेज ऐसे हैं जो हीट वेव्स जिसमें लगातार होते रहे हैं। सो ये शुरू हुआ है मार्च से और अब अप्रैल एंड काउंटिंग। सो जो हीट वेव्स के जो प्रोन एरियाज़ हैं मोस्टली जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आई मीन ऑलमोस्ट जो भी मेजर स्टेट्स हैं वो सारे आ गए हैं, क्योंकि इन सब जगह ही काफ़ी सीवियर हीट वेव्स फील किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि पूरा इंडिया का ये लगभग ये पूरा जोन जो है ये सीवियरली हीट वेव्स फेस करता है। इस बार की जो हीट वेव्स है वो लगभग 4.5 डिग्री से 8.5 डिग्री तक ज़्यादा है। आई मीन जो नॉर्मल है होता है उससे ज़्यादा है, लगभग इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग इशू है, बिकॉज इस तरह की जो हीटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट रिलेटेड इलनेस को के लिए क्या कारण बनती है, क्योंकि एयर क्वालिटी भी इससे रिड्यूस होती है और रेनफॉल के पैटर्न में भी इससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी हद तक। सो ये जो फिनोमेना है हीट वेव्स का, इसका एक अपना टेक्निकल डेफिनेशन है। तो अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की जो डेफिनेशन है उसको देखें तो हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है तब जब मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी एरिया का वो 40 डिग्री पहुंच जाए, अगर वो प्लेन एरिया हो यानी मैदानी एरिया हो, 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए अगर
कोस्टल एरियाज में, और 30 डिग्रीज के ऊपर चला जाए हिली एरियाज में तो उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। एक और तरीका है इसको डिक्लेयर करने का कि अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अबो चला जाए तो भी हीट वेव इसको डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर 6.4 डिग्री ज़्यादा चला जाता है नॉर्मल से तो इसको सीवियर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा तीसरी कंडीशन भी आती है हीट वेव्स की, तब जब मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चले जाता है या 47 डिग्री के अराउंड रहता है थ्रू आउट द टाइम या किसी डे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर से भी सीवियर हीट वेव्स का सिचुएशन होता है। सो रीजंस देख लेते हैं कि आखिर ये अर्ली जो ऑनसेट समर आया है, अर्ली हीट वेव्स जो मार्च से ही फील किए जा रहे हैं, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो इस साल ऐसा देखा गया है कि मार्च से ही जो लाइट इंटेंसिटी वाली रेनफॉल होती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है वो, या फिर हेल लाइटनिंग जैसी कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब्सेंट रहा है थ्रू आउट द कंट्री। सो जो ऑल इंडिया रेनफॉल जो है वो -70% चला गया है इन मार्च मंथ, क्योंकि पहले ये जनरली देखा जाता रहा है कि मार्च के मंथ में थोड़ी बहुत छुटपुट बारिश हो जाया करती थी। सो ये जो मार्च 2022 है ये इंडिया का थर्ड वार्मेस्ट मार्च है 1901 के बाद। अगर पूरे मार्च का अगर एवरेज लें तो मंथली टेम्परेचर था वो था लगभग 32.65 डिग्री के आसपास, लेकिन नॉर्मल जो है वो रहता है अराउंड 31 डिग्री के आसपास। सो यहाँ पे भी काफ़ी जंप है इसमें। नॉर्मली क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पास होते हैं इंडिया से तो वो कॉज करते हैं थंडरस्टॉर्म इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन नॉर्थ इंडिया। इससे क्या होता है कि हवा थोड़ी सी मॉइस्ट होती है और जो काफ़ी हद तक टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। सो इस तरह की जो इंटरमिटेंट लाइट रेन जो होती है, थोड़े बहुत जो फुहार बारिश जैसी होती है, या फिर जो थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं, ये काफ़ी हद तक हीट को चेक करते हैं एंड उसको ज़्यादा राइज नहीं होने देते। इस साल का सिनारियो ये रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो रहे हैं वो ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं अगर कंपेयर करें पिछले सालों में, तो ये सफिशेंटली स्ट्रांग नहीं थे। सो इसकी वजह से शायद जो हीट मैनेजमेंट था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक ब्लो आया इस बार मार्च से अगर देखें तो, लेकिन वो इतने कमज़ोर थे कि बस एक्सट्रीम नॉर्थ से पास हो गए और किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट चेंज नहीं कर पाए इन द इंडियन वेदर। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो टेक्निकल डेफिनेशन जो होता है हीट वेव का वो क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। The post-pandemic world needs better public schools. तो बेसिकली जो पैंडमिक के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ग्लोबल लेवल पे वल्नरेबिलिटीज़ देखी गई हैं, क्या चैलेंजेस एजुकेशन फेस कर रही है, ये सब एक्सपोज होकर बाहर आया है। और इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ की वजह से इमेंस या बहुत बड़ा लर्निंग गैप भी स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएट हो गया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। अब बात करते हैं कि एजुकेशन में चैलेंजेस हैं क्या आफ्टर in a post pandemic world. So the first challenge is that it is not about exams, but because exams are not a threat. तो एग्ज़ाम्स का जो पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड के बाद में जो एजुकेशन है बेसिकली, तो एग्ज़ाम्स की बात नहीं हो रही, बिकॉज असेसमेंट जो है वो अनरियलिस्टिक रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, कोई भी स्टूडेंट को उसका एक्चुअल असेसमेंट नहीं मिला है, तो बहुत अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स मिले हैं, असेसमेंट्स मिले हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। नेक्स्ट चैलेंज इज़ रिटर्निंग टू स्कूल, कि बेसिकली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फिनेंशियल रिसोर्सेज का क्रंच हुआ है बहुत ज़्यादा पैंडमिक में। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, और स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, फिनेंशियल इक्वालिटी जो है उसकी वजह से स्टूडेंट्स वापस स्कूल पहुंचने में, वापस स्कूल शुरू करने में हेजिटेट कर रहे हैं या फिर एबल नहीं है। ऑलराइट,
financial investments. Sending children to school is a huge financial investment. तो बेसिकली बच्चों को स्कूल भेजना एक बहुत बड़ा financial investment है, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल्स. उसमें यूनिफॉर्म्स का खर्चा, बुक्स, शूज़, रिफ्रेशमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन और उसके अलावा स्कूल प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ के लिए जो अलग खर्चा लगता है, तो ये बेसिकली प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है. तो पैंडमिक की वजह से क्या है कि अपॉर्चुनिटी गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. कई फैमिलीज़ के जो ब्रेड विनर्स हैं उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पाते हैं. तो दिस इज़ द थर्ड चैलेंज. नेक्स्ट चैलेंज इज़ ट्रस्ट डेफिसिट. तो लोगों को ना गवर्नमेंट स्कूल्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर ट्रस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट कर भी पाएगा कि नहीं अपने बच्चे को. उसके अलावा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है बेसिकली. तो पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि हम एक छोटे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, लेकिन एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अगेंस्ट ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का. नेक्स्ट चैलेंज इज अनसेटल्ड प्रायोरिटीज़. तो बेसिकली कई जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हेल्थ को एक मेजर प्रायोरिटी मानना है ओवर एजुकेशन. तो वो अभी भी स्केप्टिकल हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो वल्नरेबल कंट्रीज और रीजन्स में ये इंसिडेंसेस ज़्यादा हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, इंडिया लैक्स वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स. तो इंडिया में जो वेस्टर्न लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बिकॉज वेस्टर्न नेशंस में क्या है कि 90% ऑफ द एजुकेशन इज़ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स. उसमें खाना भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, यूनिफॉर्म, बुक्स, लर्निंग एक्सेसरीज, मेडिकल केयर, ये सब प्रोवाइड की जाती है. ऑलराइट. सिर्फ जो मोस्ट प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन होते हैं वही प्राइवेट स्कूल्स अटेंड करते हैं. ऑलराइट. तो वो स्टैंडर्ड्स इंडिया में नहीं हैं. इंडिया में इतने अच्छे प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स नहीं हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं. ऑलराइट. और वो इतनी फैसिलिटीज़ भी ऑफर नहीं कर पाते जितने कि प्राइवेट स्कूल्स कर पाते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पब्लिक स्कूल्स की जो हालत है वो बहुत ख़राब है. तो इन सब चैलेंजेस को अफोर्ड करने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड रहेगा बेसिकली कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना बेसिकली इट विल क्रिएट ग्रेटर इनइक्वालिटी नॉट ओनली इन द ग्लोबल साउथ बट इन द वेल रिसोर्स कॉर्नर्स ऑफ द प्लेनेट एज वेल. तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अगर ऑनलाइन लर्निंग अगर प्रेवलेंट हो गई तो इट विल क्रिएट ग्रेटर इनइक्वालिटी, क्योंकि कहीं पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, किसी के पास में एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है या फिर सिस्टम नहीं है जिससे कि वो पढ़ सके. तो ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड. We need to safeguard the right to education by mobilizing government schools to support all stakeholders. तो ये वे फॉरवर्ड नहीं है. इसके बजाय हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना अच्छी क्वालिटी उनकी इंश्योर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट स्कूल्स की कि इससे राइट टू एजुकेशन जो है उसको हम सपोर्ट कर सके. तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन. तो फेब्रुअरी में कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली कि फेब्रुअरी में इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को रिलीज़ किया गया था, जिसमें बहुत सारे मेजर चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स दिए गए थे, इनिशिएटिव्स दिए गए थे. अगर इस एनर्जी पॉलिसी को, हाइड्रोजन पॉलिसी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता है तो इट विल बूस्ट इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन. ऑलराइट. अब इंडिया की एनर्जी नीड्स की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इज अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज. This and the volatility in prices due to Russia-Ukraine crisis and hike in energy prices from 2020 to 2021 could pose a serious threat to our energy security. ठीक है. तो क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसके अलावा रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से प्राइसेस में जो सडन स्पाइक्स होते रहते हैं, उसके अलावा एनर्जी प्राइसेस में, क्रूड ऑयल के प्राइस में इतना जो हाइक हुआ है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. ऑलराइट. नाउ हियर कम्स हाइड्रोजन. की हाइड्रोजन क्या रोल प्ले कर सकता है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में. इंडिया अपनी एनर्जी का बेसिकली मोर देन 80% इम्पोर्ट करता है फ्रॉम अदर कंट्रीज. ऑलराइट. सो हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड इंडियाज गेटवे टू एनर्जी इंडिपेंडेंस. अगर हाइड्रोजन का प्रॉपर एक्सेस किया जाता है तो एनर्जी के रूप में इंडिया इंडिपेंडेंट हो सकता है. एनर्जी के लिए के रिस्पेक्ट में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सकती है. इट हैज़ अ मल्टी फैसेटेड रोल टू प्ले इन फ्यूचरिस्टिक एनर्जी लैंडस्केप, बी इट एनर्जी स्टोरेज, लॉन्ग होल ओवर ट्रांसपोर्ट एंड डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल
सेक्टर। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है कि हाइड्रोजन जो है अगर फ्यूल की तरह यूज़ होने लग गया तो एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डीकार्बनाइजेशन का प्रोसेस है ताकि हम लोग पेरिस अग्रीमेंट्स को फुलफिल कर सकें, पोल्यूशन को लिमिट कर सकें, तो उसमें भी ये मेजर रोल प्ले कर सकता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन? कि हाइड्रोजन को स्टोरेज बहुत ईजी होता है, एक लार्ज स्केल पे स्टोरेज कर सकते हैं और एक लंबे टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। ऑलराइट, इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का जो बेसिकली टारगेट है उसको ये अचीव करने में कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। 2030 तक जो इंडिया का टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से डेवलप करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो ये इंडिया के इस प्लान को, इस मिशन को भी अचीव करने में हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, नाउ हाउ इज़ हाइड्रोजन अ गेम चेंजर? तो इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के डीकार्बनाइजेशन में हाइड्रोजन क्या रोल प्ले कर सकता है? तो अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी है वो लिथियम आयन बेसिकली बैटरीज होती हैं। अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो फ्यूलिंग बहुत जल्दी होगी, मतलब रिचार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और इसकी वजह से ड्राइविंग रेंज भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इट इज़ आइडियल फॉर लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन। बैटरी व्हीकल्स को एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में चार्ज करना पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन को अगर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा तो इसकी फ्यूलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, टाइम बचेगा, उसके अलावा लंबे रूट्स पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होगा। इंडस्ट्री में अगर बात करें तो जो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जो कि हार्ड टू अबेट सेक्टर्स होते हैं, मतलब जहाँ पर कार्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन वहाँ पर डीकार्बनाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट टू प्रोड्यूस फ्यूल सच एज मेथनॉल, सिंथेटिक केरोसिन एंड ग्रीन अमोनिया। तो ये मेथनॉल, सिंथेटिक केरोसिन और ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए भी मेजर रोल प्ले कर सकता है। ऑलराइट, नाउ इंडियाज़ हाइड्रोजन कंजम्पशन बेसिकली की बात करें तो 2020 में इंडिया का जो हाइड्रोजन कंजम्पशन था वो 7 मिलियन टन्स के आसपास था, और टेरी जो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग 2050 तक जो ये कंजम्पशन है हाइड्रोजन कंजम्पशन वो 28 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगा। ऑलराइट, assuming 25% export capacity we can expect a requirement of 35 metric ton by 2050। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हम 25% हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इंडिया को 2050 तक 35 मिलियन टन्स की कैपेसिटी अचीव करनी होगी। ऑलराइट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाए तो इंडिया की टेंटेटिव कैपेसिटी जो होगी वो 192 से 224 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंडिया को बाय 2050। ऑलराइट, द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स हैज़ जस्ट क्रॉस 300 मेगावाट इन 2021। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की जो ग्लोबल कैपेसिटी है वो 2021 में 300 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है। ऑलराइट, इंडिया को खुद को ही 2050 तक 640 से 750 टाइम्स जो ग्लोबल करंट कैपेसिटी है उससे 640 टू 750 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑलराइट, उसके अलावा इंडिया को टोटल जो करंट जो अभी एनर्जी जनरेशन है उसका 110 से 130% ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय 2050। तो इसलिए एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1 kg हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में 9 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम होता है। इसलिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं, उन्हें वाटर स्कार्स एरिया में नहीं सेटअप किया जा सकता, उन्हें उन्हीं एरियाज़ में सेटअप किया जा सकता है जहाँ पर वाटर अबंडेंस में हो। ऑलराइट, हाइड्रोजन का लेकिन एडवांटेज भी क्या है कि ये एनर्जी जो इंडिया का एनर्जी रोड मैप है, इंडिया का जो एनर्जी फ्रेमवर्क है उसके 3 ईज को फुलफिल करता है, दैट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एक्सेस। तो ये तीनों ईज फुलफिल होते हैं। इंडिया को अब काम करना है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी मटीरियलाइज कर सके हाइड्रोजन की हेल्प से। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द 5 स्टेप स्ट्रेटजी कि वो इस गोल को अचीव कर सके, दैट इज़ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सो दैट इज़ 5 जो उसकी 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है? फर्स्ट इज़ मैंडेट फॉर मैच्योर इंडस्ट्री। तो बेसिकली मैच्योर इंडस्ट्रीज जो है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, उन्हें मैंडेट दिया जाना चाहिए कि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है।
तो उससे क्या होगा, उनकी जो इंडस्ट्री है उसका और इंसेंटिवाइजेशन होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी सिक्योर होगी। प्रॉपर इंसेंटिवाइजेशन, तो जो इंडस्ट्रीज लो एमिशन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि ग्रीन स्टील या ग्रीन सीमेंट, उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ द्वारा इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इस तरीके के इनोवेशंस और ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस। तो बेसिकली क्या है कि अगर नेचुरल गैस के साथ में हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल की तरह काम करता है और एक तरीके से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बूस्टर शॉट की तरह ये काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस प्लान किए जा सकते हैं। ठीक, ये जो अपना फ्यूल सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके लिए हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस प्लान किए जा सकते हैं हर एक पर्टिकुलर कॉरिडोर में, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप कैन बी कार्बन टैरिफ्स। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज कार्बन टैरिफ्स लगाती है उन इंडस्ट्रीज़ पर जो कि कार्बन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इंडिया भी कार्बन टैरिफ्स लगा सकता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, लो पोल्यूशन एंड पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द 5 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर सप्लाई? तो फर्स्ट इज एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट इन R&D। अगर सप्लाई के लिए बात करें तो हमें R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि हम इतना ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इनको इतना एफिशिएंट बना दें कि वो फॉसिल फ्यूल्स को जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट इज सतत स्कीम, दैट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। तो बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत 15 मिलियन मेट्रिक टन्स कंप्रेस्ड के बायोगैस बनाने का टारगेट है। ऑलराइट, इसको लेवरेज किया जा सकता है कि बायोगैस को किस तरीके से, इसमें R&D की जा सकती है कि बायोगैस को किस तरीके से हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज VGF स्कीम, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। तो इस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं कि जो नेसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अपनी स्टार्टिंग स्टेज में ये हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको स्केल अप किया जा सके, उनको कमर्शियलाइज किया जा सके। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर प्रूव हो सकती है फॉर इंश्योरिंग हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ऑलराइट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बेसिकली अफोर्डेबल फाइनेंसिंग, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर लाया जा सकता है। एक तरीके से जैसे बैंकिंग जो है वो प्रॉपर लोन्स दे सकती है और इनको प्रायोरिटाइज कर सकती है इन सेक्टर्स को। इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो जो 2 डोमिनेंट कॉस्ट फैक्टर्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, वो है रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स और इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट। इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि इंडिया में बहुत कम रिन्यूएबल टैरिफ्स हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो किस पे आनी चाहिए कि हमें इलेक्ट्रोलाइजर्स की जो कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनकरेज हों टुवर्ड्स हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। और ये कैसे किया जा सकता है? बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ऑलराइट, तो इससे एक का फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन जाएगा फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अलग अलग टाइप की होती है बेसिकली। तो ग्रे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये नेचुरल गैस से बनती है, बेसिकली जो मेथेन होता है उससे ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो गैसिफिकेशन के प्रोसेस से कोल या लिग्नाइट जो होता है उससे ब्राउन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ये ग्रे या ब्राउन हाइड्रोजन की तरह ही होती है, लेकिन इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो बेसिकली ये लोअर कार्बन सोल्यूशन है। ऑलराइट, ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है जिसका कार्बन एमिशन 0 हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मतलब उसका जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है दैट इज H2O, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड होती है। तो अगर इस प्रोसेस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है उसे बोला जाता है पिंक हाइड्रोजन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइट हाइड्रोजन क्या होता है?
तो जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में नेचुरल हाइड्रोजन पाई जाती है, नेचुरल रूप में जो हाइड्रोजन पाई जाती है, जो कि अभी एक्सेसिबल नहीं है, इंडिया वर्ल्ड के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कंट्रीज़ के पास में कि वो वाइट हाइड्रोजन को एक्सेस कर सके, तो वो होता है वाइट हाइड्रोजन। वर्ल्ड के पास में या कंट्रीज़ के पास में, इवन इंक्लूडिंग यूएस और चाइना, वाइट हाइड्रोजन को कैप्चर करने का कोई भी टेक्नोलॉजी अभी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडोनेशियाज पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडोनेशिया जो कि खुद पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है, वो फ़िलहाल के लिए इस पाम ऑयल के कमोडिटी के और उसके रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है अप्रैल 28 से। और ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज जो इंडोनेशिया है वो खुद कुकिंग ऑयल की शॉर्टेज फेस कर रहा है और वहाँ पर प्राइजेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रही है, तो उसको लिमिट करने के लिए इंडोनेशिया ने ये कदम उठाया है। फूड प्राइजेस रोज बाय ऑलमोस्ट 13% ग्लोबली इन मार्च अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो ऑलरेडी जो ग्लोबल प्राइजेस अगर बात करें फूड की तो वो 13% तक इंक्रीज हुई है। ऑलराइट, it also coincided with the spring meetings of the World Bank and International Monetary Fund in Washington DC, where policymakers raised global food security concerns, emphasizing that the country should avoid hoarding food stocks and refrain from exercising export controls. तो इस टाइम पे मतलब जो ये डेटा यूएन ने रिलीज़ किया था, तो उस टाइम पे क्या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग्स हुई थी, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी इश्यूज वर्ल्ड फेस कर रहा है और कंट्रीज़ को अभी फूड स्टॉक्स को होर्ड नहीं करना चाहिए, उनकी काला बाजारी नहीं करना चाहिए, उनको रोक के नहीं रखना चाहिए और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर भी भाई एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने पर भी रोक लगानी चाहिए। ऑलराइट, now the next news is how important is palm oil to the global supply chains। तो बेसिकली पाम ऑयल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, और इसका जो ग्लोबल प्रोडक्शन था 2020 में दैट वाज मोर देन 73 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये बनता कैसे है? ये अफ्रीकन ऑयल पाम से बनता है, इसे कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ करता है और कॉस्मेटिक से लेकर प्रोसेस्ड फूड से लेकर क्लीनिंग प्रोडक्ट सब में पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो जो पाम ऑयल इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का रेगुलर क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है वो बहुत अनसस्टेनेबल है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेबर का एक्सटॉर्शन हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस वजह से इस इंडस्ट्री का हमेशा से क्रिटिसिज्म होता रहा है। लेकिन क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है तो इसका जो रिक्वायरमेंट है या इसका जो प्रेफरेंस है लोगों के लिए वो ज़्यादा है। ऑलराइट, ऑयल पाम्स प्रोड्यूस मोर ऑयल पर हेक्टेयर देन अदर वेजिटेबल ऑयल प्लांट्स। तो जो दूसरे प्लांट्स होते हैं लाइक सनफ्लावर, ग्राउंड नट, तो इन ऑयल प्लांट्स के कंपैरिजन में ऑयल पाम ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं पर हेक्टेयर। ऑलराइट, इंडोनेशिया और मलेशिया ये दोनों कंट्रीज मोर देन अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन करती हैं। तो जितना भी पाम ऑयल वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है उसका ऑलमोस्ट 90% इंडोनेशिया मलेशिया सिर्फ ये दो कंट्रीज प्रोड्यूस करती है और इंडोनेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फिलहाल पाम ऑयल का। ऑलराइट, पाम ऑयल मेक्स 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ 4 मोस्ट वाइडली यूज्ड एडिबल ऑयल्स। तो पाम ऑयल जो है वो ग्लोबल सप्लाई का 40% बनाती है एंड इंडोनेशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ पाम ऑयल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स राइजिंग, कि जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके प्राइसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? तो जो सोयाबीन ऑयल है वो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड ऑयल है, तो इस बार उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार जो मेजर प्रोड्यूसर है अर्जेंटीना, वहाँ पर सोयाबीन सीज़न जो है वो बहुत पुअर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कम रही है। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से इसका जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम होगा, इस वजह से डिपेंडेंस बढ़ेगी ऑन palm oil. Alright, the production of canola oil was hit in Canada last year due to drought. तो कैनोला ऑयल जो कि कनाडा में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर कनाडा में ड्रॉट आने की वजह से इस पर भी असर पड़ा है। और सनफ्लावर ऑयल की बात करें जिसका 80 to 90% रशिया और यूक्रेन बनाते हैं, वहाँ पर अभी वॉर चल रहा है तो उस वजह से सप्लाईज रुकी हुई है।
तो इंडोनेशिया में पाम ऑयल के बैन की घोषणा के बाद में जो दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें भी, उनकी प्राइसेस में भी इंक्रीजमेंट हुआ है. ऑलराइट, द प्राइस ऑफ सोयाबीन ऑयल सॉ अ 4.5% rise, taking it to a record high of 83.21 cents per pound on the Chicago Board of Trade. तो बेसिकली सभी तेलों की, सभी टाइप के ऑयल्स की, वेजिटेबल ऑयल्स की प्राइस बढ़ी है. तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सोयाबीन ऑयल में 4.5% का राइज मिला है उसकी प्राइस में. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ बैड इज इंडोनेशियाज पाम ऑयल क्राइसिस. तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कुकिंग ऑयल में जब प्राइस हाइक हुआ तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने प्राइस कैप्स जनवरी में सेट किए कि ये पर्टिकुलर जो ब्रांडेड ऑयल है ये इस प्राइस से ज़्यादा पे नहीं बेचा जा सकता है. ऑलराइट, तो इससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर्स ने इस कमोडिटी की होर्डिंग शुरू कर दी और इसकी रीसेलिंग शुरू कर दी. ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 2 लीटर पर पर्सन रूल बना दिया ऑयल खरीदने के लिए. कुछ सेलर्स क्या कर रहे थे कि फिंगरप्रिंट्स लेने लग गए थे कंज्यूमर्स के, जैसे कि वोटिंग के दौरान होता है, ताकि कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर 2 बार या उससे ज़्यादा अपना ऑयल अक्वायर नहीं कर सके. To meet the domestic demand, a policy called Domestic Market Obligation was introduced, under which it is required CPO exporters to sell 20% of the export volume domestically at a fixed price of 9300 IDR per kg. तो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड्स ऑलरेडी शॉर्टेज था, तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और रूल लगाया, दैट इज डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन, कि आप अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट आप एक्सपोर्ट करते हो उसका 20% अब आपको डोमेस्टिकली ही बेचना पड़ेगा एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ 9300 IDR पर kg. और बाद में ये 20% का जो लिमिट था इसको बढ़ाकर कर दिया गया 30%. The government retracted the price caps and export quota in late March but introduced a tax on export. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्च के एंड में बेसिकली ये एक्सपोर्ट कोटा और इन सबको वापस ले लिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर टैक्स को बढ़ा दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इंडोनेशिया के जो ट्रेड मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स पर अक्यूज़ किया कि आप इलीगल होर्डिंग कर रहे हैं, कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं, इलिसिट एक्सपोर्ट परमिट्स एक्वायर कर रहे हैं एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी. और अभी इसके बारे में, इस इशू पर इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं. द शॉर्टेज वॉज ऑल्सो ड्यू टू इंडोनेशिया यूजिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ CPO टू मेक बायोडीजल. तो जो पाम ऑयल है बेसिकली उसका यूज़ इंडोनेशिया में बायोडीजल बनाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है. बायोडीजल बेसिकली ग्रीन डीजल है, जबकि ये सबको पता है कि पाम ऑयल जो है वो इन्वायरमेंटली डिग्रेडिंग एक पोल्यूशन कॉज करता है, फिर भी इसका यूज़ किया जा रहा था फॉर बायोडीजल और उसकी वजह से पाम ऑयल का शॉर्टेज हुआ. लेट 2019 में कंट्री ने पाम ऑयल का कंटेंट जो है, बायोडीजल में यूज़ होने वाला पाम ऑयल का कंटेंट जो है 30% तक इंक्रीज़ कर दिया. तो इस वजह से डिमांड बढ़ी पाम ऑयल की, और पाम ऑयल की डिमांड बढ़ने की वजह से इसका प्राइस बढ़ा और अभी शॉर्टेज चल रहा है पाम ऑयल का इंडोनेशिया में. अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बेसिकली इंडिया इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल विच मेक्स अप 40% ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन. तो USDA के अकॉर्डिंग इंडिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और जितना भी वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन होता है इंडिया में उसमें पाम ऑयल 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है. India meets half of its annual needs for 8.3 million ton of palm oil from Indonesia. तो जो 8.3 मिलियन टन पाम ऑयल का जो रिक्वायरमेंट होता है इंडिया में, उसका 50% इंडिया इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट करती है. ऑलराइट, लास्ट ईयर सेंटर ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे कि हम किस तरीके से डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, लेकिन क्या हुआ कि जब जनवरी में एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इंडोनेशिया ने लगाए तो उसकी वजह से इंडिया में पाम ऑयल का जो प्राइस था वो कितना तक बढ़ गया, 38% तक बढ़ गया. ऑलराइट, सोयाबीन ऑयल का अगर प्राइस बात करें तो वो 29% तक बढ़ गया. सनफ्लावर ऑयल का प्राइस जो है वो बिल्कुल, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल जो कि इंडिया मेजरली रशिया और यूक्रेन से एक्वायर करता था, वो बिल्कुल ही उसका जो इम्पोर्ट है वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन. और इसी की वजह से इंडिया ने अब इंडोनेशिया से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप अपना जो ये सप्लाई है इसको रोकिए मत, और कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी लाइए. तो ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट कि पाम ऑयल क्राइसिस क्या है
रशिया यूक्रेन जो हैं वो मेजर सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूसर हैं। इंडोनेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, उस पे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा प्राइसेस क्यों राइज़ की हैं, क्या इनिशिएटिव्स इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो ये सब हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ लुक एट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सिस्टम। सो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2019 में ये देखा गया एक पेपर के अकॉर्डिंग कि 8.6 मिलियन बच्चे और एडोलेसेंट्स की डेथ हुई। और राइट, तो ये दिखाता है कि क्या स्टेट में चाइल्ड हेल्थ है जो है वो किस स्टेट में है और क्या किया जाना चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स लेने जाने चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं, उसके लिए 8 साल से भी कम का टाइम बचा है और अभी भी बहुत सारे चिल्ड्रन के जो हेल्थ टारगेट्स हैं वो ऑफ ट्रैक हैं या अचीव होने लायक नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि हर एक स्टेज पे बिफोर बर्थ टिल देयर एडोलेसेंस हम हर स्टेज पर जो हेल्थ केयर है उसको इतना हॉलिस्टिकली डेवलप करें कि ये तरह के इश्यूज नहीं हैं और उसकी वजह से हेल्थ आउटकम्स इंक्रीज हों और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली अब जो नेक्स्ट लाइन है वो ये बोलती है कि चिल्ड्रन जो हैं वो बेसिकली नेशन के फ्यूचर का फाउंडेशन है, तो उनका डेवलपमेंट अगर होगा तो जो एज अ नेशन जो है उसका भी डेवलपमेंट होगा। नाउ अब इस पेपर की कुछ फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो प्री कंसेप्शन से लेकर 20 ईयर्स ऑफ तक एज तक के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके बारे में ये एक्सप्लोर करता है पेपर। इट फर्स्ट कंसीडर्स ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल, ग्रोथ, डिसेबिलिटी, एजुकेशन, focusing on the crucial periods in the life cycle before adulthood that form the foundation for building human capital। तो ये बताता है कि अडल्टहुड से पहले जो मेजर पीरियड्स हैं किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ के, तो उसमें जो अलग अलग फैक्टर्स है लाइक सर्वाइवल, ग्रोथ, डिसेबिलिटी, एजुकेशन, ये ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन का रोल प्ले करती हैं। पेपर में ये भी कहा गया है कि जो 8.62 मिलियन डेथ्स हैं that occurred between 28 weeks of gestation and 20 years of age in 2019। ऑलराइट, एक और पेपर की स्टडी बताई गई है कि पॉवर्टी जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑथर्स ने लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का डेटा एनालाइज किया और ये बताया है कि पॉवर्टी जो है वो कैसे सर्वाइवल और न्यूट्रिशन और बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करती है। However, there are huge inequities. Several children and adolescents do not thrive or survive because of low-cost interventions are not deployed to their benefit। तो बेसिकली बहुत सारी इनइक्वालिटी भी है, इनिक्विटी भी है वर्ल्ड में, और कई सारे चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए लो कॉस्ट इंटरवेंशंस नहीं होते हैं। ऐसे इंटरवेंशंस नहीं होते हैं जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हों और उनके लिए इफ़ेक्टिव भी हों। While calling for the scaling up of evidence-based interventions for children under 5 years, the authors also highlight interventions for school-going children and the period of transition from childhood to adolescence। तो इस पेपर में जो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस बताए गए हैं उनको स्केल अप करने का वे बताया गया है। उसके अलावा ये भी कहा है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, और जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, मतलब जब बच्चा बड़ा होता है और चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की स्टेज में आता है तो उस टाइम पे क्या इंटरवेंशंस किए जाने चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। इसमें क्या क्या आता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट किया जाए, अनइंटेंशनल इंजरीज ना हो या एड्रेस हो, उनका प्रॉपर एड्रेसिंग हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो इंसिडेंसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए और ट्रॉपिकल डिजीज़ को भी कंट्रोल किया जा सके। They argue that structural reforms are more likely to improve service quality substantially at the scale than at micro level efforts। तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर मोर लाइकली कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर होंगे तो सर्विस क्वालिटी अच्छी होगी और माइक्रो लेवल एफर्ट्स जो होंगे वो बेटर तरीके से अप्लाई हो सकेंगे। प्रॉमिसिंग अप्रोचेस इंक्लूड गवर्निंग फॉर क्वालिटी, redesigning service delivery to maximize outcomes, and empowering families to better create for children and to demand quality care from health and social system। तो बहुत सारी अप्रोचेस देखी जा सकती है कि क्वालिटी डेवलपमेंट हो, उसके अलावा आउटकम्स जो हैं, सर्विस डिलीवरी आउटकम्स हैं, उनको मैक्सिमाइज किया जाए, उसके अलावा फैमिलीज़ को अपने बच्चों की बेटर केयर करने के लिए एम्पावर किया जाए,
और क्वालिटी केयर हेल्थ केयर सिस्टम हो। तो ये सब इस पेपर में, इन पेपर्स में हाईलाइट किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि पैंडेमिक का क्या इफेक्ट पड़ा है। तो कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है कि हमारी हेल्थ केयर और एजुकेशन में कितने गैप्स हैं। ऑलराइट, हेल्थ एंड सोशल सिस्टम्स मस्ट बी बेटर इक्विप्ड टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस द इमर्जिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज इज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड इक्विटेबल एंड रेजिलिएंट सर्विसेज। तो हेल्थ और सोशल सिस्टम्स जो हैं उनको बेटर इक्विप करना पड़ेगा ताकि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल की जा सके, फैमिलीज़ के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके और इससे सर्विसेज इक्विटेबल बने और रेजिलिएंट बने। द चैलेंजेस फेस्ड इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज ड्यूरिंग पैंडेमिक शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल टू द ग्लोबल कम्युनिटी underlying the urgent need to transform the child and adolescent healthcare agenda on a global scale। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो चैलेंजेस पैंडेमिक में फेस किए गए हैं बच्चों द्वारा, फैमिलीज द्वारा, तो ये एक तरीके से वेकअप कॉल है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कि किस तरीके से बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बच्चों की और एडोलेसेंट हेल्थ को के जो इशू हैं उसको एड्रेस करने की। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। हेल्थ केयर का स्टेट बताया गया है।